हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल त्रिपाठी क्लासेस में। आज हम आपके सामने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का फॉर्म लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसके इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार है। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 9 जनवरी 2025 से चालू हो चुकी थी और अंतिम तिथि इसकी 23 जनवरी 2025 है। आप देख सकते हैं 9 तारीख से प्रारंभ हो चुका है। अंतिम तिथि इसकी 23 जनवरी है, जो कि परसों है। तो शीघ्र से शीघ्र इस फॉर्म को भर लें। बात करें एग्ज़ाम की जो फीस है, परीक्षा जो शुल्क है, वह अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये है। साथ ही साथ 60 रुपये शुल्क अतिरिक्त है। बैकलॉग के लिए कोई भी शुल्क देय नहीं है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, EWS इन सभी के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के रूप में है। बात की जाए परीक्षा की पद्धति का समय सारणी का, तो पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का प्रारंभ 28 फरवरी 2025 से प्रारंभ है। यह 2 पालियों में संचालित की जाएगी। प्रातः 7 से 8 बजे यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम है। 8:30 से 9 बजे तक महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए समय मिलेंगे और 9 से 12 बजे तक 3 घंटे का यह प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, है ना। ऐसे द्वितीय पाली में 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक है, जिसमें आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए इसमें निम्न बातें जरूरी ध्यान देने वाली बातें कुछ हैं, जिसमें अभ्यर्थी का आधार पंजीयन जरूरी है ना। फोटो की पहचान होना जरूरी है। जब भी आप जाते हैं परीक्षा सेंटर में, तो परीक्षा सेंटर में जाने से पूर्व आपकी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही साथ फॉर्म को भरने के लिए भी आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, रिपोर्टिंग टाइम से जब भी आप पहुंचना चाहें तो 1 घंटा पूर्व में पहुंचे। बात की जाए इसकी, तो यह तृतीय श्रेणी की परीक्षा है और इसमें 2 प्रकार की भर्ती का अनुमोदन किया गया है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो संख्या क्रमांक दिया गया है। तो इसके लिए 2 प्रकार की तालिकाएं बनाई गई हैं, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में सीमित सीधी भर्ती। यह उससे तात्पर्य है जो कार्यकर्ताएं पहले से ही आंगनवाड़ी में कार्य कर रही हैं। इसमें मिनिमम 5 साल उनको कार्य किया होना चाहिए और इसमें उनको 20 अंकों की छूट दी जा रही है, जो कि प्रतिवर्ष 4 अंकों का दिया जा रहा है। 1 वर्ष का 4 अंक और इसी तरीके से 5 वर्षों में 20 अंकों की छूट दी जा रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुल 200 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा। समय आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सीधी भर्ती हेतु यहाँ पर अब देखें तो 12वीं पास होना उत्तीर्ण जरूरी है। जैसे आप यहाँ पर देखें, संख्या क्रमांक 1 के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित के लिए यहाँ पर 12 लेवल पर पूछा जाएगा, 12वीं बेस पर पूछा जाएगा। जो कार्यकर्ताएं वहाँ पर कार्यरत हैं वह 12वीं बेस पर इस फॉर्म को भर पा रही हैं और उनसे जो प्रश्न पत्र पूछा जाएगा वह 12वीं तक का ही पूछा जाएगा। जबकि खुली भर्ती में यहाँ पर आपके पास स्नातक होना चाहिए, या कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और पेपर का स्तर भी संख्या क्रमांक 1 के लिए 12वीं तक रहेगा और जो सामान्य जो खुली भर्ती है उसके लिए स्नातक वर्ग का पूछा जाएगा। तो जो भी यहाँ पर अभी सिलेबस दिखाया जाएगा वह आपको स्नातक स्तर का पढ़ना पड़ेगा। इसके आगे बात करते हैं। इसमें कुछ जो शर्तें दी गई हैं कि इनको 5 वर्ष का होना चाहिए, 5 वर्ष इनकी अवधि हो जाना चाहिए, ये दिया हुआ है। आप देखें, 5 वर्ष का करने का अनुभव हो। ठीक है, और यह किसी भी आंगनवाड़ी सहायिका हो, आशा कार्यकर्ता हो, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, ये पात्र इनमें नहीं होंगी। जो पहले से कार्यरत हैं वो ही इन पर हो पाएंगी। आयु सीमा की बात करी जाए तो आयु सीमा में खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती में भरे जाने पर पदों के लिए 18 से 40 वर्ष है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग शासकीय नियमों के अंतर्गत आरक्षित महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। एक विशेष बात, इस भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के साथ साथ
पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं। महिला के साथ साथ पुरुष भी आवेदन इसमें कर सकते हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश का होना जरूरी है। मध्य प्रदेश का आप यदि मूल निवासी हैं तो इस फॉर्म को अवश्य भरें। इसमें आरक्षण की बात की जाए तो आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए 20% का आरक्षण किया गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 20% और अनुसूचित जाति के लिए 16%, पिछड़े वर्ग के लिए 27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए या ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10% का आरक्षण दिया गया है। और कुछ बात करते हैं, जैसे यहाँ पर एक विशेष बिंदु है जो देखने लायक है, जो कि है यात्रा भत्ता। यात्रा भत्ता उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनको यहाँ से नहीं था, ये कह सकते हैं जो ओबीसी है, SC ST है, वो व्यक्ति जो कि इसमें इनके अंतर्गत आते हैं, तो इनको अपना प्रमाण पत्र लेकर जाना पड़ेगा और उस सेंटर पे जहाँ पर वो परीक्षा केंद्र रहेगा वहाँ पर ले जाकर उसको दिखाना पड़ेगा। उसके आधार पर ही उनको यात्रा भत्ता प्रोवाइड सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। और आगे बात करते हैं, इसमें पुरुष भर्तियों की भी है। साथ ही साथ अब देखते हैं इसमें पद संख्या की बात की गई है, पद कोडों की बात की गई है। इसमें मुख्यतः 5 प्रकार के कोडों की बात की गई है, पद कोडों की, जिसमें से सबसे पहले दिया गया है जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित भर्ती या बैकलॉग के लिए दिया गया है, जिसमें कोई भी फीस पूरी तरीके से इसमें जो माफ़ है, इसमें कोई भी फीस नहीं ली गई है। वहीं पे पद कोड नंबर दूसरा है जो वो पर्यवेक्षक, ये की खुली सीधी भर्ती है, ये भी बैकलॉग के लिए है और यह भी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो आपने देखा पद कोड 1 एवं पद कोड 2 दोनों यह सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग की पोस्टों के लिए दिया गया है। साथ ही साथ पद कोड 3 यदि देखें तो यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में सीधी भर्ती सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, यहाँ देखिए पूर्णतः अंकित किया गया है। जो पद कोड संख्या 3 है वह सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है, जिसकी संख्या 321 है। यहाँ पर दिया गया है इसके लिए इनको 12वीं पास होना चाहिए, 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। इसमें अंकित एक बात विशेष की गई है कि आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस छूट के लिए या इन पदों के लिए पात्र नहीं होगी, उनको सीधी भर्ती में ही भरना पड़ेगा। पद कोड 4 यह सिर्फ और सिर्फ खुली भर्ती है, वो भी सीधे सिर्फ महिलाओं के लिए है और ये खुली भर्ती है। खुली सीधी भर्ती इसका मतलब है जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं या सहायिका हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, वो इसमें इस पद के लिए नियुक्त होंगी या इस पद के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसमें कुल संख्या 288 है, जिसमें से भूतपूर्व महिलाओं के लिए भी दिया गया है। आगे बात करें पद कोड संख्या 5। पद कोड 5 संख्या के अंतर्गत इसमें जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वह आवेदन कर सकते हैं। कुल संख्या 32 है, जिसमें से यहाँ पर उनके वर्ग के अनुसार अंकित किया गया है कि कितने पद पुरुषों के लिए निरीक्षित किए गए हैं, आरक्षित किए गए हैं उनकी श्रेणी के अनुसार। जैसे आरक्षित वर्ग के लिए 3 पद हैं, ईडब्ल्यूएस कोटे से 1 पद है, अनुसूचित जाति से 1, अनुसूचित जनजाति से 2, अन्य पिछड़ा वर्ग से 3। इसी तरीके से भूतपूर्व सैनिक के लिए भी किया गया है। आरक्षित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 1। तो इसे और अच्छे तरीके से अवलोकन कर लें। आगे बढ़ते हैं, इसमें इस श्रेणी में आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि कुछ इसमें संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज। जब हम फॉर्म भर रहे हैं तो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण। इसमें सर्वप्रथम हमारा कलर फोटो होना चाहिए, हस्ताक्षर और स्वयं की प्रति में लिखा हुआ। ये आप जब MP ऑनलाइन जाते हैं तो वहाँ एक प्रपत्र मिलता है जिसमें आपको फोटो, आपके हस्ताक्षर और आपके द्वारा सब स्वलिखित मतलब आपकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ वहाँ एक स्टेटमेंट दिया होता है, उसको आपको लिखना है। बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप अपने फोटो खिंचवाते हैं तो जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। साथ ही साथ उस पर आपका दोनों कान दिखाई देने चाहिए और आप फ्रंट की तरफ देख रहे हो, है ना, मतलब सामने की तरफ देख रहे हो, ऐसा नहीं कि कहीं भी।
और यदि आप अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, या आप ओबीसी से हैं, या फिर कोई ईडब्ल्यूएस के हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये दिव्यांग है ना, ये संविदा कर्मचारी हैं, तो वो आपको वो सर्टिफिकेट्स अपलोड करने पड़ेंगे। ये बाकी उसके लिए नियम कानून दिए गए हैं थोड़े बहुत, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ फोटो में हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से आपको फ़ोटो खिंचवाना है। और ज़्यादा आपका यहाँ दिया गया है, अंकित किया गया है कि आपकी जो आप आवेदन कर रहे हैं, तो आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आप जब भी फ़ोटो खिंचवाते हैं और जो भी फ़ोटो आप अपलोड करते हैं इसमें, तो उसकी कम से कम आपके पास 5 प्रतियां होना ज़रूरी है, यदि आप इसको सुरक्षित रखें, क्योंकि भविष्य में यदि आपका चयन होता है तो इसी फ़ोटो के आधार पर ही आपको आगे कार्य करना पड़ेगा। समयावधि की बात कर लेते हैं। ये हमने आप ऑलरेडी बता दिया है आपको कि प्रश्न पत्र को भरने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 200 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा, अधिकतम 200 अंकों का रहेगा। प्रश्नों की संख्या भी 200 रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परीक्षा शहर की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के कुछ मुख्य जगहों पर ही इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जैसे बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, रीवा, रतलाम, नीमच, खंडवा, सतना, सीधी, उज्जैन। तो इन शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये 9 जनवरी से फॉर्म भरना चालू हो चुका है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, इसलिए आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरें और साथ ही साथ अपने परीक्षा केंद्र का चयन भी करें, जिससे आपको परीक्षा केंद्र आपको सही समय पर मिल सके। मतलब कहने का मतलब है कि आप यदि लेट भरते हैं फॉर्म को, तो फिर आपकी चॉइस का परीक्षा केंद्र मिल पाना कठिन होगा, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो बहुत ही विशेष बात है ध्यान देने की यहाँ पर, कि ये बाकी सारी बातें तो हो गई। अब बात करते हैं कि 200 नंबर का जो प्रश्न पत्र रहेगा उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आप देखेंगे कि ये जो प्रश्न पत्र है ये 4 भागों में निहित रहेगा, जिसमें से प्रथम खंड है वह रहेगा पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित रहेगा। यह कुल 55 अंकों का रहेगा, कुल अंक यह 55 रहेगा, और 55 अंकों में से 10 अंक संतुलित आहार से रहेंगे, जिसमें संतुलित आहार, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जिसके अंतर्गत कैलोरी जो भोजन से मिलती है, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज, आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन, कैल्शियम, इनके बारे में, इनकी कमी से होने वाली बीमारियों एवं उनका रोकथाम, कि यदि इनसे जो बीमारियां होती हैं उसको कैसे रोका जा सकता है। इससे आपके 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से पोषण का महत्व, इसमें हमारे जीवन काल में किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था या वयस्क, ये हमारे जीवन में ये सारी सिचुएशंस आती हैं। उनके आधार पर 8 अंकों के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। अगला बिंदु है गर्भवती की देखभाल। तो गर्भावस्था में वजन की निगरानी, गर्भवती की देखभाल मतलब यदि कोई महिला गर्भवती है तो उस समय उसकी देखभाल के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होंगी, उस पर 7 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। गर्भावस्था में प्रसव की पूर्व स्वास्थ्य जांच कौन कौन सी होंगी, गर्भावस्था या मातृ शिशु रक्षा, इन सभी को आपको देखना पड़ेगा। साथ ही साथ इस दौरान उन पर लगाए गए टीकाकरण, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीके जो भारत सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, कार्यक्रम चलाया जाता है, शिशु एवं माता की जांच सुरक्षित जांच के लिए लगाया जाता है। इसका टीकाकरण का क्या महत्व है, साथ ही साथ टीकाकरण यदि नहीं होते तो उसके क्या दुष्परिणाम होता है। यदि कोई माता टीकाकरण नहीं करवाती है, समय पर टीके नहीं लगवाती हैं, तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इस पर 8 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम मीन्स राष्ट्र के द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रम, जैसे NRHM
HM एवं ICDS अंतर्गत संचालित जो योजनाएं हैं जो इन माताओं के लिए किए जाते हैं उस पर 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुपोषण से बात करें, कुपोषण से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे जन्म के पूर्व कुपोषण क्या होते हैं, उसका कारण, उसको कैसे संरक्षण किया जा सकता है, जन्म के बाद यदि किसी व्यक्ति को कुपोषण होता है तो कारण क्या है, एवं साथ ही साथ उसको किस तरीके से संरक्षित किया जा सकता है। सामान्य बीमारियों की बात की जाए यहाँ पे तो दस्त, उल्टी, आँखों एवं नाक का संक्रमण हो गया, खसरा हो गया, गलघोटू हो गया, टिटनेस हो गया, काली खांसी हो गई, टीबी, निमोनिया, इन पर आधारित प्रश्न 8 अंकों के पूछे जाएंगे। यह भाग जो फर्स्ट भाग था जिसमें कुल 55 अंकों से प्रश्न पूछे जाएंगे विभिन्न स्तरों से। फिर आपको दूसरा खंड देखने का मिलेगा जिसमें सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यह भी कुल 55 अंकों का रहेगा। इसमें सामान्य ज्ञान की विभागों की योजनाओं के बारे में पूछा जाएगा, जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं कौन कौन सी हैं, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं कौन सी हैं, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग की कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं, सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं, है ना, आदिवासी विकास विभाग की योजनाएं कौन कौन सी बनाई गई हैं, उनके विषय पर उसके संबंधित आपसे 10 अंकों के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना विभिन्न स्तर इसमें बनाए गए हैं। बहुत सारी टॉपिक्स को कवर किया गया है जिसके अंतर्गत यह प्रश्न पत्र बनाया जा रहा है और 200 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा और इनको निर्धारित कर दिया है कि कितने कितने अंकों से कहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे नियम, अधिनियम एवं अधिकार की बात करें तो बच्चों के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम, शिक्षक अधिकार, महिलाओं के कानूनी अधिकार, संबंधित नियम, यौन उत्पीड़न क्या है, घरेलू हिंसा क्या होती है, दहेज प्रतिरोध के आधारित प्रश्न, संपत्ति का अधिकार क्या होता है, बाल विवाह रोकने अधिनियम कब बनाया गया था बाल विवाह को रोकने के लिए, और खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इस पर भी आपको 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सामान्य ज्ञान की बात है और शरीर की संरचना के बारे में बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसमें पाचन तंत्र, ग्रंथियां, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था विकास एवं प्राथमिक उपचार मतलब यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हुई या किसी चोट लग गई तो उस स्थिति में आप प्राथमिक उपचार क्या करते हैं वह। कंप्यूटर के ज्ञान की बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज की डेट में हम 2025 में जी रहे हैं तो MS ऑफिस का सामान्य ज्ञान हमें आना चाहिए। साथ ही साथ इंटरनेट का उपयोग हमें बनना चाहिए। मोबाइल संचालन का ज्ञान, इस पर आधारित इन पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। MS ऑफिस से कुछ संबंधित प्रश्न आ जाते हैं जैसे कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, किसी भी लेटर को बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में कैसे करते हैं, फॉन्ट चेंज कैसे करते हैं, है ना, ये सारे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। या कीबोर्ड से संबंधित जो कुछ प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे। सामान्य गणित भी रहेगा, 8वीं स्तर का रहेगा। सामान्य अंक गणित, दशमलव पूछा जाएगा, प्रतिशत, अनुपात, ब्याज निकालना, आंकड़ों की व्याख्या करना, ग्राफ पढ़ना एवं बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी कह सकते हैं गणनाएं हैं या संख्याओं का गणना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप एक सहायिका बनते हैं तो, क्योंकि आपको बहुत सारे ग्राफ बनाना, इवेल्युएट करना, प्रतिशत ज्ञात करना, है ना। किसी मान लीजिए पर्टिकुलर क्षेत्र में है और उस क्षेत्र में आपको बच्चों की संख्याएं, माताओं की संख्याएं, पुरुषों की संख्याओं और उन सब पर आधारित यदि प्रश्न बनते हैं या आपको उनका प्रतिशत निकालना पड़ता है तो आपको ये बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना। सामान्य तर्क शक्ति में आप देखें सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें श्रेणी या आकृति और सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 10 अंकों का रहेगा, यहाँ भी ऊपर 10 अंकों का है तो आप इसको जरूर कर लें। तीसरे खंड पर आते हैं तो तीसरे खंड आप देखेंगे तो तीसरा खंड हमारा आप देख पा रहे हैं जैसे प्रबंधकीय गुण के बारे में बता रहा है। प्रबंधकीय गुण मतलब संचार साधन, परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेंगे। 2 अपठित गद्यांश दिए जाएंगे। अपठित गद्यांश से तात्पर्य यह है जहां पर आपने उस गद्यांश को पढ़ा रहा हो उस पर 12 अंक आपको निहित किए गए हैं। ये खंड कुल 45 अंकों का रहेगा। विकास की अवधारणा एवं मतलब विकास किस तरीके से हुआ, उसकी मुख्य क्या क्या चुनौतियां थीं, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास किस प्रकार हुआ, उसका मैं समकालीन समाज और एवं चुनौतियां एवं सरोकार, इस पर आधारित 10 अंक रहेंगे। नेतृत्व विकास की बात करते हैं। नेतृत्व विकास बहुत जरूरी है कि किसी व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता, नेतृत्व करना एक बहुत ही बेहतरीन गुण है
एवं गुण एवं कौशल, आंतरिक गवर्नेंस क्या है, समन्वय क्या है, समूह कार्य क्या होते हैं, टीम वर्क का क्या फायदा होता है, इस पर आधारित आपको 8 अंकों के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार संप्रेषण की परीक्षा, प्रकृति, माध्यम एवं अवरोध, इस पर आपको 7 अंकों के प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आगे बढ़ें तो सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन, समुदाय क्या होता है, सामुदायिक संगठन की समझ होनी चाहिए, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत क्या है, सामुदायिक विकास क्या है एवं इसकी जन भागीदारी क्या है समुदाय की, सामुदायिक मोबिलाइजेशन से क्या समझते हैं आप, इस पर आपको 8 अंकों के प्रश्न देखने के मिलेंगे, जिस पर यह कुल 45 अंकों का रहेगा। साथ ही साथ अंतिम खंड की बात करें जो कि 45 अंकों का है, यह भी तो पहले 2 खंड आपको 55 अंकों के मिले, तीसरा और चौथा खंड आपको 45 अंकों का मिला। बाल विकास का परिचय है यहाँ पर टोटल, जैसे आप देख पा रहे हैं इसकी हेडिंग शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। जैसे आप सभी जान रहे होंगे कि आप आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता के पद के लिए, सहायिका के लिए आप इसमें भर्ती के लिए आप आवेदन करने जा रहे हैं, तो इसमें आपको बच्चे एवं माता के विकास पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इसीलिए इससे संबंधित प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं। इस पर इसमें देखें तो बुनियादी अवधारणाएं क्या है पुरानी, वो वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, इसको परिलक्षित करने वाले सिद्धांत कैसे हैं, विकास के महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से हैं, किस प्रकार किसी बच्चे का विकास होता है छोटे से बड़े लेवल तक। इसके अलावा अनुवांशिकता मतलब जो अपने माता पिता से मिलने वाले जो कैरेक्टर हैं या चरित्र हैं वो हमारे अंदर निहित होते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव, कोई बालक होता है उस पर पर्यावरण का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है उसका भी पढ़ना है आपको। प्री नेटल विकास, प्रथम 3 वर्ष में विकास किस प्रकार होता है, 3 से 6 वर्ष के मध्य विकास बच्चों में किस प्रकार होता है, इस पर आधारित आपको 12 अंकों के प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। अगला बिंदु दिया हुआ है शाला पूर्व शिक्षा परिचय। इसका मतलब कि जब बच्चा शाला में गया या जाना जा रहा है उससे पहले कौन कौन से उसका शिक्षा से परिचय होना जरूरी है। जैसे क्या उसकी अवधारणा है, क्या औचित्य है, किस लिए दिया जाना चाहिए, आयु के अनुरूप सीखने की श्रेणियां कौन कौन सी हैं और कौन कौन से स्तर हैं, बच्चे को किस प्रकार से किस एज में कितना ज्ञान सीखने की ज़रूरत है उसका लेवल, बच्चे की सीखने की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, मानसिक अवधारणाएं हैं, क्षमताएं हैं, शारीरिक एवं कत्यात्मक विकास मतलब बच्चे का जो शरीर का जो डेवलपमेंट है वो कैसा होना चाहिए, है ना। साथ ही साथ संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास मतलब जो लैंग्वेज है वो भी डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चे की किस स्तर पर है और कितना बच्चा सीख पाता है, भाषा को ग्रहण करता है ना। जैसे छोटे बच्चे जो रहते हैं प्रारंभ में वह अपने जो मातृभाषा होती है उस पर ही संवाद कर पाते हैं। इसी प्रकार सामाजिक एवं भावनात्मक विकास बच्चे का कैसा होता है एज के हिसाब से, सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का विकास, तो इस पर आपको 12 अंकों के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यहाँ देखें आप, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे मतलब जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनकी पहचान कैसे करेंगे आप, कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आप पहचान कर पाएंगे कि यह बच्चा एक विशेष है। साथ ही साथ उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं, कौन कौन सी संस्थाएं बनाई गई हैं उन पर काम करने के लिए, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं इन बच्चों के लिए, विशेष बच्चों के लिए, इस पर आधारित आपको 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही बाल देखभाल एवं संरक्षण पर प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 11 अंकों का रहेगा। इसमें बच्चों की देखभाल कैसी करनी चाहिए और संरक्षण की अवधारणा के बारे में बात की हुई है। संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल कैसे करना है, ठीक है। अनाथ, बेसहारा, निशक्त, एड्स प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं भारत सरकार के द्वारा एवं बच्चे और कानून, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना, इन बिंदुओं पर 11 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देखें कि ये हमने आपको बताया कि 4 खंड में प्रश्न पत्र पूछा जा रहा है और
यहाँ पर आप देखें परिशिष्ट 1 एवं परिशिष्ट 2 की बात की जा रही है। तो परिशिष्ट 1, अब जब आप इसका पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे तो इसमें परिशिष्ट 1 लिखा हुआ है और एक दिया हुआ है परिशिष्ट 2। आपका जो सिलेबस रहेगा वो परिशिष्ट 1 परिशिष्ट 2 दोनों के लिए सेम रहेगा। बस अंतर ये रहेगा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं जिनके लिए पोस्ट छूट दी गई है या जो पहले से वहाँ पे कार्य कर रही हैं, 5 वर्ष उनका हो चुका है, उनके लिए 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही साथ ये जो सिलेबस रहेगा उनका स्तर रहेगा 12वीं के स्तर का रहेगा, जबकि खुली भर्ती है उसमें जो सिलेबस रहेगा वह रहेगा स्नातक लेवल का। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द इस परीक्षा का फॉर्म भरें और अपने पेपर की तैयारी करें। और तैयारी के लिए यदि और जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जिस प्रकार के प्रश्न आप जानना चाहते हैं उस पर हमें यहाँ पर हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करें, ताकि हम आपको और भी अच्छे YouTube मतलब वीडियोस और जानकारियाँ डिटेल में दे पाएँ। इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन